हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक होगा हमारा भारतीय कृषि। भारतीय कृषि पर ये दूसरा या तीसरा वीडियो है मेरा। यहाँ पर बहुत सारे मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, वीडियो दे चुका हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े उनको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, एडीईओ 2025 वाला दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्पकालीन ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना, अल्पकालीन ऋण सुविधा प्रदान की जाती है किसके लिए? किसान क्रेडिट कार्ड में कृषि संपत्तियों के रख रखाव के लिए कार्यशील पूंजी, कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रक की खरीदी, खेतीहर परिवारों को उपभोग आवश्यकता, फसल के बाद खर्च, पारिवारिक आवास का निर्माण एवं ग्राम कोल्ड स्टोरेज सुविधा की स्थापना। तो इसमें से आपको बताना कौन कौन सा इसमें सही है। तो अगर मैं उत्तर बताने की कोशिश करूं तो इसमें पहला आएगा, कृषि संपत्तियों का रख रखाव के लिए कार्यशील पूंजी बिल्कुल दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड में। कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक के ये सब तो नहीं होता है, ये तो छोटा अमाउंट है इसलिए नहीं मिलेगा। खेतीहर परिवार को उपभोग की आवश्यकता बिल्कुल है, खेतीहर परिवार को उपभोग की आवश्यकता पर। फसल के बाद खर्च जो होता है उसके लिए भी दिया जाता है। पारिवारिक आवास का निर्माण एवं ग्राम कोल्ड स्टोरेज सुविधा ये नहीं दिया जाता। तो 1, 3, 4 माने केवल बी आएगा। 1, 3, 4 माने बी वाला आंसर यहाँ पर सही आएगा। इसी के लिए आपको किसान क्रेडिट कार्ड से आपको सुविधा दिया जाता है ऋण की। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, वित्तीय वर्ष 2025 के दूसरे तिमाही में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 2.1%, 4.5%, 3.5% या 5.4%? इसमें से कोई एक आएगा, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 3.5% जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य है। इसमें से आपको बताना है कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य आपका क्या है। सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा का आकलन करने में बैंकों को सक्षम बनाना, खेतों में उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग की जांच करना। ऑप्शन आपके पास यहां पर था केवल 1, 2, केवल 3, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3। इसमें से आपको बताना है। तो यहां पर मैं बता दूं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है उसका लक्ष्य होता है तीसरा, खेतों में उर्वरकों में अत्यधिक उपयोग की जांच करना। खेतों में उर्वरक जो होता है उसके अत्यधिक उपयोग की जांच करना, यही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य है। मतलब इसमें आपका सही आंसर जो आएगा वो आएगा तीसरा वाला, मतलब ये वाला आपका आंसर आना आएगा। केवल 3 मतलब ये वाला आ जाएगा। माने खेतों में उर्वरकों में अत्यधिक उपयोग की जांच करना ही इसका मेन काम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक फसल है? इसमें से आपको बताना है कि वाणिज्यिक फसल इनमें से कौन सा है। गन्ना, तंबाकू, जूट, उपरोक्त सभी। तो वाणिज्यिक फसल जिसको हम वाणिज्य के रूप में, व्यापार के रूप में उपयोग करते हैं, तो गन्ना है, तंबाकू है और जूट है, ये सब वाणिज्यिक फसल होते हैं। तो ये डी वाला आ जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है, ये आपको बताना है। 51.09%, 56.32%, 65.31% या 70.70%? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आएगा ए वाला आ जाएगा। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो 51.09%, वर्तमान के आधार पर 51.09% कृषि कार्य में संलग्न है। क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी वाला आएगा, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा दाल यहीं पर उगाए जाते हैं।
वर्तमान 2024-25 में भारत में लगभग कितने प्रतिशत कार्यशील आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, यह आपको बताना है। 46.1%, 54.2%, 64% या 70%, ये आपको बताना है। सही आंसर 2024-25 के आधार पर देखूं तो 46.1% आबादी कृषि कार्यों में, मानी इतनी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। पहले ज्यादा था, 54% के आसपास था, लेकिन वर्तमान जैसे जैसे हम लोग उन्नति करते जा रहे हैं ये घटता चला जा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में जो हिस्सेदारी और इसमें जो लगे हैं ये हटता जा रहा है। अभी जो हट के थोड़ा कम होके 46.1% के आसपास आ चुका है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वर्तमान 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, ये आपको बताना है। 18.3%, 22.2%, 16% या 20%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा। वर्तमान 24-25 में 16% के आसपास है। कोरोना काल में ऐसा हुआ कि उद्योग सब बंद हो गए, तो जीडीपी में इसका योगदान 18.3% के आसपास हो गया था, ये इससे पहले, क्योंकि उस समय पूरा जो औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र पूरा बंद थे, इसलिए कृषि का हमको देखने को उछाल देखने को मिला। लेकिन फिर सब सामान्य हो गया और अक्सर हम 13-15% के आसपास देखते हैं। इस बार 2024-25 में कृषि के योगदान जो जीडीपी में 16% के आसपास है। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल, इसमें से आपको बताना है। तो चावल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। लगभग जितना चावल उत्पादन होता है 14% इसी राज्य से आता है। 14% उत्पादन जो होता है ये वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल करता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 1950-51 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? अब 1950-51 की बात कर रहा, उस समय कितना था? 26.01%, 28.5%, 40.5% या 55.4%, इसमें से आपको बताना है। तो जब हम आजादी मिली तो एकमात्र उत्पादन का साधन हमारे पर कृषि था, तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कृषि में प्राथमिक क्षेत्र देता था और उसका हिस्सा होता था 55.4% के आसपास, जो वर्तमान में घटकर 16% तक पहुंच गई है। एक बात और, जितना ज्यादा कृषि की योगदान जीडीपी में होगा उतना अविकसित राष्ट्र होगा। विकासशील या विकसित राष्ट्र में कृषि के प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता है जीडीपी में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन का राज्य है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इसमें से आपको जोड़ी का कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये देखना है। रबी फसल सरसों ककड़ी, खरीफ फसल मक्का, जायद फसल खीरा तरबूज, नकदी फसल कपास, इसमें से आपको बताना है। तो ये वाला जो पहला है रबी की फसल सरसों तो ठीक है, लेकिन ककड़ी जायद फसल है। ककड़ी जो है जायद फसल है, ना कि रबी की फसल। तो इसमें सब ठीक है, कंडिका ये वाला गलत है, इसमें वाला ककड़ी नहीं आएगा रबी की फसल में, ये जायद फसल है, तो ये वाला गलत होगा, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो सही नहीं है, हमको खोजना है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फल, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका बी आएगा, भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है। यह सेकंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चीन आता है सब्जियों के उत्पादन में, दूसरे नंबर पर भारत आता है सब्जियों के उत्पादन में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, नेफेड या ट्राइफेड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, भारतीय खाद्य निगम। क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामले का मंत्रिमंडल समिति, कृषि लागत मूल्य आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, गन्ने का उचित लाभकारी मूल्य प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति इसको देखती है। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है? ये आपको बताना है, कृषि उत्पादक बाजार में नियंत्रण कौन करता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, कृषि उपज श्रेणीकर और अंकन अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद अधिनियम 1956 और मांस और खाद्य उत्पाद अधिनियम 1973। इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? जूट, रेपसीड, जौ और गेहूं, इसमें से बताना है। तो सही आंसर इसका ए आएगा। जूट जो होता है व्यापारिक फसल होता है, न कि ये रबी की फसल होता है। रेपसीड, जौ, गेहूं ये सब के सब रबी की फसल है। जूट जो है ये व्यापारिक फसल है, रबी की फसल नहीं है। तो 18 का सही आंसर ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1950, 1960, 1970, 1991। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, 1970। भारत में पहली कृषि गणना 1970-71 में की गई थी। सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा हर 5 साल में ये आयोजित की जाती है। तो विभाग अगर पूछे तो सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कितने साल में? तो हर 5 साल में कृषि गणना की जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, कर्नाटक। भारत के सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, भारत में जो सीमांत कृषक सबसे ज्यादा है, जिनके पास 1 हेक्टेयर के महज जमीन पाई जाती है, उससे कम 1 हेक्टेयर उससे भी कम जमीन मिलती है, उनको हम सीमांत किसान कहते हैं। इन जो हम भारत में सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी के किसान मिलते हैं, 1 हेक्टेयर वाले, 1 हेक्टेयर से कम वाले। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का चावल का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। केरल तथा तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इंडो गांगेय क्षेत्र, उत्तर पूर्व का क्षेत्र? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो होता है, माने भारत का अगर नक्शा अपन देखें तो ये जो क्षेत्र है, इस साइड का जो क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, यहीं पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र होता है। और यहाँ पर जो भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ भी इसके अंतर्गत समाहित हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। गोदावरी भी इसी के छत्तीसगढ़ के बीजापुर के बगल से निकलती हुई यहाँ पर आती, कृष्णा नदी इस साइड बहती थी, यही वाला क्षेत्र यहाँ पर आएगा। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो हमसे पहले क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में की जाती है। अब पश्चिम बंगाल में मेन नदी हुगली है, तो यहाँ हुगली नदी जो होती है, यहीं पर सबसे ज्यादा जूट उत्पादन किया जाता है, उसी के किनारे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य आपको बताना है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर गेहूं का प्रथम 3 बड़े उत्पादक ये डी वाला आएगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से नहीं पूछा जा रहा, उत्पादन की दृष्टि से पूछा जा रहा। प्रतिशत में कुछ और आंकड़े आएंगे। वैश्विक अनाज उत्पादन के रूप में भारत का विश्व में कुल उत्पादन के रूप में कितना प्रतिशत योगदान है? विश्व में कितना उत्पादन टोटल में कितना करता है? 10.88, 11.6%, 16.87 या 25.11%? सही आंसर इसका भी आएगा। भारत विश्व में कुल उत्पादन में जितना अनाज उत्पादन होता है, उसके 11.6% उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। 2 ही देश विशेष करके भारत और चीन ही पूरे विश्व को खाना खिला रहे हैं, अगर बोला जाए तो।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, भारत में कितने प्रतिशत जोत 1 हेक्टेयर या उससे कम है, ये आपको बताना है। 33%, 56%, 65% या 86%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 65%। मान अधिकांश यहाँ पर सीमांत कृषक है जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे भी कम जमीन है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, इसे सोया राज्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चावल, मक्का, ज्वार या गेहूं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, चावल सबसे ज्यादा उपज देती है भारत में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है, ये आपको बताना है। उत्तराधिकार के नियम, चकबंदी, कृषि का यंत्रीकरण, भू स्वामित्व के लालच। देखो, उत्तराधिकार के नियम में होता है 1 एकड़ जमीन है, एक आदमी के 2 बच्चे, फिर आधा आधा बढ़ गया, दोनों के पास आधा आधा एकड़ हो गया। उनके भी अगर एक एक लड़के होंगे तो फिर हिस्सा बढ़ गया। तो ये तो बिल्कुल सही है, उत्तराधिकार के नियम। चकबंदी इसलिए प्रॉब्लम नहीं किया करता। चकबंदी में यह होता है कि जहां एक खेत आपका यहाँ पर है, किसी का एक खेत, और एक दूसरे खेत बी जगह यहाँ पर है, लेकिन उसी प्रकार बी मतलब यहाँ पर मान लीजिए एक आदमी का एक खेत यहाँ पर, दूसरे आदमी का बी खेत यहाँ पर। इसी प्रकार ये दूसरे आदमी का बी खेत यहाँ पर भी है और इस आदमी का ए खेत यहाँ पर भी है। तो इन लोग का समझौता करा दिया जाता है कि ये दोनों जमीन आपस में अदला बदली कर ले, ताकि इसमें चकबंदी, ताकि इनमें सुविधा हो जाए, इसका सिंचाई के लिए, इनका जोताई के लिए इस सुविधा हो। इसी को चकबंदी कहते हैं। चकबंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृषि के यंत्रीकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भू स्वामित्व के ललक भी एक प्रॉब्लम है। लोग इस चकबंदी करते नहीं, छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर 1 और 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर आएगा। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का मेन कारण इसका सी आएगा, 1 और 4, उत्तराधिकार का नियम और भू स्वामित्व की ललक। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है। भारत के में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी, केरल में सबसे ज्यादा प्राकृतिक उत्पादक होता है रबड़ का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? दलहन व मोटे अनाज, चावल, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, दलहन और मोटे अनाज। दलहन और मोटे अनाज का जो अंश है कम हुआ था। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, चौथा, तीसरा या दूसरा? प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन भारत का चौथा स्थान है। पहला स्थान में थाईलैंड है, दूसरा स्थान में इंडोनेशिया। भारत का जो आता है चौथा स्थान यहां पर आता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ये आपको बताना है। 33%, 44%, 51%, 65%। अगर आप 33% लगा रहे हैं तो मान के चलिए गलत हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में बढ़ चुकी है। भारत में जो 2024-25 के आधार पर हम देखें तो कृषि का जो सिंचित क्षेत्र का जो मात्रा 51% पर बढ़ गया है। 33% पुराना हो चुका है। तो आंकड़ा जो है 51% तक कृषि के सिंचाई यहाँ पर सुविधा मिल रही है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? नहरें, कुएं, नलकूप या तालाब, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सबसे ज्यादा साधन, सबसे अच्छा साधन नहर होता है भारत में, इससे सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।